A very good afternoon, guys, and very good evening to all of you guys. Thank you, and thanks for just coming and just having this lecture. And very good evening once more. And I would like to just ask you guys, can you just get my sound? आपको आवाज मिल रही है दोस्तों? And I'm sure that you guys are getting me now. दोस्तों, tell me how is the Josh? Tell me how is the Josh? कैसा चल रहा है दोस्तों? आइए शुरुआत करते हैं. Going to take some very funny and some very important questions. So let's go. Yes, I rightly said. Okay. Very good evening, guys. I would like to take some of your comments. Very good evening once more. आइए दोस्तों शुरू करते हैं. आइए. Let's go. आइए. Let's go. सारे लोग कैसे हैं दोस्तों? Yes. काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों. Just talking to you guys and this is going to be very first question of the day. आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, लगातार बने रहिए. मूल्यांकन किया जाना चाहिए. क्यों? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, शिक्षकों के सीखने के स्तर का पता, बच्चों के सीखने का स्तर का पता चलता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है दोस्तों. आइए शुरू करते हैं इसको. मूल्यांकन. आइए. यस एंड यस, राइटली सेड गाइज. देखिए गाइज, मूल्यांकन से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि बच्चे की उपलब्धि कितनी है गाइज. बिल्कुल सही. मूल्यांकन से दोस्तों हमें बच्चे के सीखने का स्तर पता चलता है. बिल्कुल सही. दोस्तों स्तर, आई मीन देखिए गाइज, देयर इज नो टारगेट, देयर इज नो मानक. तो बच्चा मंदबुद्धि है तो उसे 99% की अपेक्षा रखना गलत है. हम जानते हैं लेवल ऑफ लर्निंग. दोस्तों देखिए गाइज, ध्यान से सुनेंगे. एनसीईआरटी मानती है कि सीखने के लिए MLL होना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. हर बच्चा इतना सीख जाए कि अधिगम के वांछनीय निम्नतम स्तर को पहले प्राप्त किया जाए. और इसलिए दोस्तों पहला टारगेट किसका होता है? स्तर का होता है. सो द राइट आंसर इज गाइज 3 एंड व्हाट? सीखने के लिए आकलन है निम्नलिखित का ध्यान सिवाय. कह रहा है दोस्तों, सीखने के लिए जब आप आकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हर चीज का ध्यान देना चाहिए, सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं. गाइज इसको आइए शुरू करते हैं. आई नो गाइज, यू गाइज कैन गो थ्रू इट. आप जरूर जा सकते हैं दोस्तों. वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स गो. आइए शुरू करते हैं. सीखने के लिए आकलन दोस्तों हम सभी जानते हैं. सीखने के लिए आकलन दोस्तों है विद्यार्थी को, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन गाइज, विद्यार्थी को बेहतर सिखाने के लिए किया गया आकलन. दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसके लिए विद्यार्थी की समझनी पड़ेगी आवश्यकता. विद्यार्थी के लिए कौन सी बेहतर रहेगी अधिगम शैली, क्या है उसकी ओरिजिनल. दोस्तों विद्यार्थी मंदबुद्धि है, उसको अरे नहीं बेटा आप तो साइंस में जाकर के कठिन से कठिन अवधारणा सीखो. दोस्तों उसकी बुद्धि अलाउ नहीं करती. द राइट आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉम्बे. दोस्तों क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि अधिगम के दौरान शुरुआत में नहीं बचाई जा सकती त्रुटियां, कुछ समय तक दोस्तों त्रुटियां होगी ही होगी. सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे. लेट्स गो. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 गाइज. बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किसके द्वारा गाइज? बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह विज्ञान द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा. लेट्स गो गाइज, शुरू करते हैं. आइए. बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए गाइज? तो बच्चों का मूल्यांकन किससे होगा दोस्तों? गाइज आप सभी जानते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज. मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, और आप भी जानते हैं सही उत्तर क्या है. यस एंड द राइट आंसर इज गाइज व्हाट? बोर्ड परीक्षा साल में सिर्फ एक बार ही हो सकती है दोस्तों. क्या सिर्फ गृह विज्ञान का मूल्यांकन होगा? अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया दोस्तों. लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, दोस्तों ये तो सही है. और दोस्तों मेन सी बात है, क्या एक ही बार लिखित मौखिक परीक्षा ली जाएगी? एजेंसी ऑफ 2000 क्या कहता है कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाएं बच्चे में तनाव और डर का संचार करती हैं. इसलिए मुख्य परीक्षा, बोर्ड की अमराज की तरह मुंह बाकर खड़ी परीक्षा से पहले छोटी छोटी परीक्षाएं लेकर बच्चे को परीक्षा की आदत डालिए और तुरंत त्रुटियों का सुधार करिए, ताकि वह बड़ी परीक्षा से पहले
छोटी छोटी परीक्षाएं दे सके, और इसे कहते हैं दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन। सो द राइट आंसर इज गाइस बी बॉम्बे। यस करेक्ट, थैंक यू, बी इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 4 आई। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, CCE। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। आइए शुरू करेंगे। यस आइए, यस करेक्ट, 3 बी इज द राइट आंसर। यस आइए शुरू करते हैं। यस दोस्तों हम सभी जानते हैं निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं मूल्यांकन में शुरू में दोस्तों सिर्फ 2 प्रकार थे। एक था साल के अंत में टोटल मूल्यांकन, जैसे वार्षिक परीक्षा, इसे योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बीटीसी में, इट वाज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। इट वाज कॉल्ड व्हाट? समेटिव असेसमेंट। और दोस्तों दूसरा एक और मूल्यांकन हुआ करता था जिसे हम फॉर्मेटिव, दोस्तों फॉर्मेटिव, जिसे दोस्तों सीटेट के एग्जाम में हम फॉर्मेटिव को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। क्या? सीखने के लिए आकलन। और दोस्तों योगात्मक को हम कहते हैं सीखने का आकलन। क्या बोलते हैं? सीखने का आकलन। दोस्तों ये 2 हो गए। और दोस्तों सीसी का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हिंदी में आप बोलते हो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अर्थात ये तीनों सही है। फिर सुनेंगे, सीसी का अर्थ है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव, एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। सो दोस्तों ये सब सही वाले गलत हो गए। दोस्तों कभी आपने मानक मूल्यांकन पढ़ा है? अभी आपने मूल्यांकन के प्रकार में मानक शब्द देखा है कि मानक मूल्यांकन? देयर इज नो स्टैंडर्ड इवेल्युएशन थोड़ी होता है गाइज। द राइट आंसर इज ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो, ऐसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है गाइज? मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? विकासात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है, खंडित प्रक्रिया है गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? विकासात्मक है, सतत है, नियमित है, खंडित है। इसको आइए। ओके देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला है व्हाट एनसीएफ सेज। दोस्तों बार बार एनसीएफ ने दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन का बहुत विरोध किया गया है, बहुत ज्यादा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपने हमको साल भर पढ़ाया, कभी हमारा टेस्ट लिया नहीं गाइज। अब आप टेस्ट नहीं लिए इसलिए आप हमारे कमियों के क्षेत्र को नहीं पहचान पाए। अगर आपने 2 महीने पर, फिर 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे, 8 महीने पर लगातार छोटी छोटी परीक्षाएं आयोजित की होती तो समय से पहले दोस्तों मेन परीक्षा में जाकर फेल होने के बजाय समय रहते ही मेरी कमियों को सुधारा जा सकता था। इसलिए दोस्तों सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है क्या? सतत दोस्तों। इसलिए मूल्यांकन कोई साल के अंत में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। जाइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए क्या करता है? उकसाता है, बाध्य करता है, अभिप्रेरित करता है, सहायता करता है गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। यस आई। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों, हम सब जानते हैं गाइज। मूल्यांकन क्या है दोस्तों? मूल्यांकन किसी बंदे को सीखना। देखिए दोस्तों जरा सोचिए, भैया आप क्लास के टॉपर हो, मैं मंदबुद्धि हूं। अब दोस्तों हम दोनों का मूल्यांकन हुआ, बोला भाई पास हो गए, दोनों लोग पास हो गए, भाई आप दोनों लोग पास हो गए। अरे दोस्तों तो अब हमको पता चला हम भी मंदबुद्धि भी पास हो गया, हम भी पास हो गए। हमको आपको लगा कि यार आरपी सर को तो कुछ नहीं आता यार, ये भी पास हो गए, हमने तो टॉप किया है, हमको तो यार ए ग्रेड मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों मूल्यांकन से देखिए दोस्तों प्रेरणा, इसके निगेटिव पक्ष को भी ले रहा हूं दोस्तों। मूल्यांकन में कमियों का पता लगाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किसी को गोल्ड मेडल देना नहीं है। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन गाइस, मूल्यांकन का उद्देश्य किसी को गोल्ड मेडल देना, ट्रॉफी देना नहीं है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है किसी विद्यार्थी, मैंने आपको क्या बोला था, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में भी रह जाती है कुछ कमियां,
मूल्यांकन का उद्देश्य उन कमियों को पहचान कर समय रहते उन्हें दूर करना है गाइज, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ताकि विद्यार्थी को सीखने के लिए मोटिवेट किया जा सके। सी इज द राइट आंसर गाइज। इसको आइए, मापन वह प्रक्रिया है, देखिए दोस्तों बहुत ही दमदार क्वेश्चन। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उद्देश्यों को संख्यात्मक ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कौन कहता है दोस्तों? एस स्टीवेंसन, मैरिसन, क्लासमेयर एवं गुडविन। उपर्युक्त में से कोई नहीं गाए। जाइए इस बार शुरू करते हैं, लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उद्देश्यों को संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह कैंस किसने कहा है दोस्तों? मैंने आपको ये डेफिनेशन कई बार क्लासेज में, यहाँ तक कि विचारक तक में ऑफलाइन में लिखवाया है। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे जरूर इसका उत्तर दे दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। आई नो गाइज, यू नो इट, आप सभी जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों आधुनिक मापन के जनक स्टीवेंसन साहब ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? स्टीवेंसन ने। क्या? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को गुण प्रदान किए जाते हैं। मैंने आपको कैसे समझाया था कि दोस्तों मापन का अर्थ है कि भैया आप जैसे आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो आपका पूर्णांक कितने का है? 150 का है। तो आप कितना भी बढ़िया लिख देंगे तो आपको 151 नंबर नहीं आएगा दोस्तों। आपको 150 के अंदर या 150 तक नंबर दिया जा सकता है, आपको 151 नंबर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि नंबर भी देने, पहली बात क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है कि मापन हमेशा अंकात्मक होता है। अगर अंक नहीं रहेंगे तो मापन यार कैसे होगा? तो मापन एक तो अंकात्मक होता है, दूसरा मापन के कुछ निश्चित नियम होंगे। वरना दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक आदमी से हम हिंदी की किताब लेने गए, उसको आप 50 पैसे में दे दिया, अब हमको 50,000 रुपए में वही किताब दे रहा है, हम तो पगला जाएंगे यार। इसलिए मापन के कुछ निश्चित, दोस्तों सर सोचिए, एक आदमी को गेहूं 5 रुपए किलो मिल रहा है, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए किलो मिल रहा है। इसलिए दोस्तों मापन का कोई रूल होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? ए फॉर अमेरिका, एस स्टीवेंसन। इसको शुरू करते हैं दोस्तों, आइए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक मूल्यांकन की विशेषता होती है दोस्तों। क्या शैक्षिक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होती है? पहला, मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। मूल्यांकन निदानात्मक होता है। छात्रों के बारे में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। या डी, उपर्युक्त सभी गाइज। आइए शुरू करते हैं इसको। आइए, चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग इसको शुरू करें और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज। आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यस, आई राइट, यस, आई इसको। दोस्तों हम सभी जानते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर, हम सभी जानते हैं सतत मूल्यांकन का अर्थ है, पहला वाला सही है। मूल्यांकन दोस्तों मैंने अभी बोला कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ही होता है निदान और उपचार। जिन क्षेत्रों में विद्यार्थी, जहां अधिगम में कठिनाइयां आ रही हैं, उन क्षेत्रों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। अब दोस्तों जब ये दोनों सही हो गए तो अब दो तो दोस्तों हमारे पास है नहीं। सो द राइट आंसर इज डी। और दोस्तों क्वेश्चन मैं तीनों ऑप्शन लूंगा दोस्तों। आज समझिए, 4 बार से एक बच्चा 90% ला रहा है, तो दोस्तों अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे भी लाएगा। आज के भाई आपकी भविष्यवाणी किस आधार पे की जा सकती है? भैया आज के प्रदर्शन के आधार पर ही तो आपके कल की है। भैया आप पिछले सालों से 50% ला रहे हो, तो कौन बोलेगा नहीं नहीं ये बंदा इस बार 99% लाएगा? अर्थात दोस्तों वर्तमान के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है दोस्तों? एम दांडेकर का, रोजर्स का, मैरिसन का? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। यस कम ऑन गाइस, इसको आइए शुरू करते हैं। यस आइए, आइए इसको।
आइए। देखिए गाइज, मैंने हमेशा बोला दोस्तों, मूल्यांकन की कुछ परिभाषा है, जैसे कोठारी आयोग की परिभाषा, ट्विनिंग और हन्ना की परिभाषा, ये दोस्तों दो तीन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको मूल्यांकन दोस्तों आपको सुपर टीटी में भी पढ़ना है, टेट में भी पढ़ना है, तो मैं चाहूंगा कि आप ट्विनिंग देखिए, ट्विनिंग एवं हन्ना, ट्विनिंग एवं हन्ना, और दोस्तों एक ये, और दोस्तों दूसरी परिभाषा आपको कोठारी आयोग, मैं आपको ले भी चुका हूं दोस्तों, कई बार लिया भी है मैंने, कोठारी आयोग की। और तीसरी परिभाषा दोस्तों जो आपके सामने इस समय है, यह है एन.एम. दांडेकर की परिभाषा। दोस्तों यह आपको एकदम रट लेना दोस्तों, मैं चाहता हूं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, इसे आप नोट्स में लिख ले गाइज, इसे कहीं नोट्स में आप लिख ले, सबसे आसान यही रहेगा और इससे आपको भी आराम रहेगा। चलिए इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आई अगला, मापन का क्षेत्र होता है सीमित, व्यापक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं गाइज। आइए, मापन का क्षेत्र क्या होता है गाइज, शुरू करते हैं। यस, इसको यस यस यस, इधर से शुरू करते हैं इसको। यस, मापन का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो उन्होंने कहा मापन का क्षेत्र सीमित होता है, व्यापक होता है, ए बी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मापन दोस्तों दुनिया के ब्रह्मांड के हर कोने में फैला है, और दोस्तों सृष्टि के शुरुआत से ही ऐसे औजार मिले हैं दोस्तों जो आज के रूलर और पटरी की तरह हैं। तो आप नॉर्मल गांव की भाषा में पटरी, रूलर्स, जिससे दोस्तों आप मेजरमेंट करते हो, बड़े बड़े कैलिपर, सो मेनी आइटम्स आर देयर। तो दोस्तों मापन सृष्टि के शुरुआत से है। जरा सोचिए गाइज, अगर दोस्तों मापन ना हो तो रोज की दुकानदारी, रोज का बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मापन अत्यंत ही व्यापक प्रक्रिया है गाइज। बीप बॉम्ब इज द राइट आंसर। इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मापन के कितने प्रकार होते गाइज, बहुत ही दमदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। मापन के कितने प्रकार होते हैं, मैं चाहूंगा एक बार बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कितने टाइप होते हैं मापन के, 4, 5, 3, 2। तो बहुत ही दमदार क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा इसे आप याद रखें। यूपी टीटी का और सुपर टीटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों इसको। यस, आइए मापन, तो यस, आइए देखते हैं मापन के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यहां दो चीजें आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं चाहूंगा आप लिख लें। ये दो वर्ड है दोस्तों, एक है मापन के स्तर, क्या है, एक मापन के स्तर है दोस्तों, दूसरा है मापन के प्रकार। इसमें दोस्तों कंफ्यूज ना हो। मापन देखेंगे, मापन के स्तर बताए हैं दोस्तों किसने, स्टीवेंसन ने। जैसा अभी आपने देखा, मापन के स्तर बताए हैं किसने, स्टीवेंसन ने। और मापन के प्रकार दोस्तों सिर्फ दो हैं दोस्तों। मापन या तो मात्रात्मक हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है, गुणात्मक। जैसे दोस्तों इस मोबाइल की लंबाई चौड़ाई को आप सेंटीमीटर्स में माप सकते हो, यह गुणात्मक नहीं, यह मात्रात्मक मापन है, क्योंकि यह मूर्त है। और आपने देखा होगा बुद्धि का मापन आपने सुना होगा। अब दोस्तों बुद्धि कोई मूर्त थोड़ी है, 3 किलोग्राम बुद्धि है, आदमी के पास 250 ग्राम बुद्धि है। यह गुणात्मक मापन है, गुणों को ही सीधा माप लिया गया है। और दोस्तों इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यह मापन के 4 स्तर हैं जो मैंने हजारों बार अपनी प्रैक्टिस में लिए हैं, और उनका नाम है दोस्तों क्या, नॉमिनल स्केल, नामित मापन, क्रमिक मापन। यहां मापन तो लिखा होता है, यह लेबल है। लगातार हम अच्छे मापन की तरफ आते जा रहे हैं। नामित मापन, क्रमिक मापन, और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, अंतराल मापन, और लास्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, अनुपात मापन। ये मापन के स्तर है गाइस। डोंट टेक देम एज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ये मापन के प्रकार नहीं दोस्तों, मापन के सिर्फ 2 प्रकार हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। सो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। यस बोलेंगे दोस्तों, कहां से हम समझ गए हैं, यस, ओके, टेल मी
क्या हम समझ गए गाइस? यस, लेट्स गो। आइए, मुझे एक बार आपके यस चाहिए कि हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए हैं। मापन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो मापन के 2 प्रकार होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगला, विकास में परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? विकास के दौरान कैसे परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक, शारीरिक। आइए, आइए शुरू करते हैं। यस, शुरू करते हैं दोस्तों। मापन में कैसे परिवर्तन, विकास के दौरान कैसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों? जब आदमी में विकास होगा तो दोस्तों यहां कोई क्रिएटिविटी, विकास में क्रिएटिविटी थोड़ी आएगी दोस्तों। क्रिएटिविटी आदमी में इनबॉर्न होती है, उसका प्रकटीकरण केवल चाहिए होता है। अर्थात दोस्तों मापन में जो आपको बेसिकली चाहिए वो क्या है कि माफ करेंगे, विकास, माफ करेंगे, सॉरी मेरे मुंह से थोड़ा गलत शब्द निकला। विकास दोस्तों शारीरिक होता है। कभी आपने रचनात्मक विकास पढ़ा है? आपने कभी दोस्तों विनाशात्मक विकास होता है कहीं? विकास हमेशा सकारात्मक होता है। अर्थात ये सारे के सारे गलत हो गए। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस गाइज, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आइए, विकास के क्षेत्र हैं, छोटी छोटी बातें दोस्तों जो बार बार आती है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों। इसको आई तो मैं शुरू में एकदम शून्य से जा रहा हूं गाइज। आई एम ट्राइंग टू गो राइट फ्रॉम जीरो लेवल। दोस्तों मैं ऐसे ही अभी 2-3 दिन बाद मैं अचानक बहुत डीप चला जाऊंगा। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा, बहुत देर दोस्तों। मैं दोस्तों कछुए खरगोश की कहानी में खरगोश से नहीं कछुए से प्रेरित हूं। आराम से पढ़िए, गति दोस्तों कोशिश करें क्वेश्चन ज्यादा लिया जाए। तो आप दोस्तों जानते हैं, आपने सब पढ़ा है। शारीरिक विकास, आपने मानसिक विकास पढ़ा है, आपने सामाजिकरण की प्रक्रिया पढ़ा है। इससे सिद्ध हो गया दोस्तों क्या? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है गाइज। यह एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप रियल में, मुझे लग रहा है दोस्तों कि दुनिया में सबसे परफेक्ट डिवीजन जो अवस्थाओं का मुझे आज तक लगा, मुझे लगता है दोस्तों एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक का है। और दोस्तों क्या डिवीजन दिया है दोस्तों, बड़ा अटपटा लगता है गाइस, बहुत अटपटा लगता है जब हम नॉर्मल किताबों में शैशवावस्था को पढ़ते हैं 6 वर्ष तक। अरे यार सोचिए, शैशवावस्था कहीं 6 महीने 6 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष के बालक को आप शिशु कह पाओगे? इसलिए दोस्तों हरलॉक ने, आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार दोस्तों इसको कई बार लिया है अपनी प्रैक्टिस में। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर दोस्तों। मैं आपके सही उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। और सही उत्तर दोस्तों क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? सही उत्तर है दोस्तों जन्म से 2 सप्ताह। और दोस्तों यही मानी भी जानी चाहिए। कोई आदमी 14-15 दिन तक, अरे यार दोस्तों जैसे ही बच्चे की चेतना दोस्तों इंद्रियां एक्टिव होने लगती है, उसे हम छोटा शिशु नहीं कह सकते। शिशु दोस्तों बच्चा 14 दिन, आप 1 महीने मान लो, 2 महीने मान लो, पर आप उसको यार 6 साल तक आप शिशु नहीं मान सकते उसको। और दोस्तों यह कहा है किसने? हरलॉक ने कहा है कि शैशवावस्था सिर्फ 14 जन्म के 2 सप्ताह तक चलती है। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। को आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या है दोस्तों? क्या मैंने गाइस सारे लिखवाए हैं, सब लिखवाए हैं। अगर आप एक भी बोल दो, जिन लोगों को पढ़ाया है दोस्तों, आप ऑनलाइन ऑफलाइन बता दो सर आपने नहीं लिखवाया। सारे 4 पॉइंट लिखवाए। आप बोले हाँ सर आपने लिखवाए हैं। चाहता हूं एक बार जरूर बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट दोस्तों मैं चाहूंगा खासकर बताएं, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं सर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हमको पढ़ाया है कि नहीं। दोस्तों जब तक कोई क्वेश्चन पढ़ाता नहीं, मैं खुद ही नहीं कवर करता दोस्तों। अरे थर्ड पार्टी क्वेश्चन है गाइज। मैं इसीलिए अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता कि क्वेश्चन खुद से छाप के ले आऊं, करे देखो मेरी नोट्स आया है। ये थर्ड पार्टी दोस्तों। मेरा क्या मानना है कि नोट्स मेरी हो और क्वेश्चन किसी और का हो, और तब मैच कर जाए तो मैं मानूंगा हाँ यार चलो हमने पढ़ाया है। देखिए दोस्तों विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या है दोस्तों? आकार व अनुपात में परिवर्तन। उत्तर है जी हाँ, आकार व अनुपात में परिवर्तन होते हैं दोस्तों। अगला क्या है? पुरानी रूप। देखिए दोस्तों मैंने ही आपको लिखवाया है कि भैया जब आदमी बड़ा होगा तो क्या इतना छोटा बच्चा 15 साल में इतना ही छोटा रहेगा? नहीं, आकार में, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आएगा विकास होने पर। अगला पुरानी रूपरेखा। गाइज मैंने आपको लिखवाया क्या? नवीन आकृतियों का जन्म और पुरानी का लोप। देखिए सिंपल सी बात है गाइज,
जब आप में, मैंने क्या लिखा है आपको, क्या क्लास में बताया है कि जब आपके अंदर दूध के दांत गिरेंगे या पुरानी आकृति का गायब होना है, तभी तो दोस्तों नए क्या, नई आकृति स्थायी दांत की आएगी। और ये सब मैंने आपको दोस्तों खूब छपवाया है सारे क्लासेज में। सो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क गाइस। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? नवीन, देखिए दोस्तों भयंकर, एक पूरा चैप्टर ही रिवाइज करने की बात है। विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं, प्रगतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपर्युक्त सभी। गाइस आइए शुरू करते हैं इसको। आइए, यस, आइए, यस, राइट। एक बार देखते हैं कहाँ हैं हम लोग। यस, विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? गाइस मैंने आपको बताया है, नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं, विकास निरंतर प्रगतिशील। दोस्तों विकास हमेशा किसी न किसी नए क्षेत्र में खुद को बेहतर करता रहता है, अर्थात विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया भी है गाइस। और अगला क्या है? निरंतर। हम सभी जानते हैं दोस्तों, रोज अपन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, अर्थात विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 17, विकास प्रभावित होता है किससे? विकास प्रभावित होता है किससे? ग्रंथीय स्राव से, आनुवंशिकता से, आहार व पोषण से, इन सभी से। आइए शुरू करते हैं। देखिए कहाँ है हमारा मेन मुद्दा। आइए, यस, यस। तो विकास किससे किससे प्रभावित होता है गाइस? आइए एक बार देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, अगर थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, दोस्तों ग्रंथि का हमारे, आपने देखा होगा दोस्तों, कैनन ने, किसने, मुझे याद आ गया दोस्तों, कैनन ने, हाँ कैनन ने दोस्तों एक व्यक्तित्व का विभाजन दिया था। किसने? कैनन ने एक व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था जो आधारित था किस पे? ग्रंथियों पर। किस पे आधारित था? ग्रंथियों पर आधारित था। दोस्तों ग्रंथियां काफी हद तक हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। दोस्तों ये सही है। आनुवंशिकता गाइज, बहुत, ग्रहण शक्ति, बुद्धि, पता नहीं कितनी ऐसी क्षमताएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं, अर्थात ये भी सही है विकास पे। दोस्तों सिंपल सी बात है, तो आपको बताना भी नहीं है, विकास का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर न प्रभाव पड़ता हो पोषण का। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, इसलिए सब गलत हो गए। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइज। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है गाइज? निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व काल, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जीर्णावस्था। निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था नहीं गाइज? जन्म पूर्व काल, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जीर्णावस्था। गाइज हम सभी जानते हैं सही उत्तर दोस्तों क्या है? निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है? गाइज हम सभी जानते हैं जन्म पूर्व प्रसव, दोस्तों हम सभी जानते हैं गर्भावस्था भी विकास की अवस्था है, बाल्यावस्था है ही दोस्तों, शैशवावस्था है ही, जीर्णावस्था दोस्तों कमजोर होने की अवस्था है, कोई उम्र नहीं है। जीर्णावस्था दोस्तों खाना नहीं मिल रहा है तो 5 साल का बंदा भी जीर्णावस्था में जा सकता है। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। जीर्णावस्था दोस्तों कोई वृद्धावस्था जिसको मत समझिएगा, जीर्णावस्था कमजोर होना दोस्तों। 5 साल का बच्चा अगर कुपोषण का शिकार हो गया तो भी जीर्णावस्था में जाएगा। ऐसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? गाइस हम सभी जानते हैं दोस्तों, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था को, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था को, ऑप्शन सी मध्यावस्था को, ऑप्शन डी वृद्धावस्था को। आइए गाइस शुरू करते हैं। आइए इसको, यस, आइए दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। विकास के किस काल को, हम सभी जानते हैं दोस्तों। अब अवस्थाओं पे दोस्तों आपको बहुत बारीक क्वेश्चन लूंगा, बहुत ही बारीक क्वेश्चन, बहुत बारीक, एक एक डेफिनेशन। मेरा अपना तरीका है गाइस रट्टा मरवाने का। मुझे दोस्तों मैं दोनों काम अलग अलग करता हूं। जब मुझे रट्टा मरवाना है मैं उसके लिए प्लान बी यूज करता हूं, और दोस्तों अगर मुझे तार्किक समझाना है तो उसके लिए मैं प्लान ए यूज करता हूं। मैं अपनी तरह से अपने तरीके यूज करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था इज द राइट आंसर।
दोस्तों सभी जानते हैं किशोरावस्था के बहुत नाम हैं। अत्यधिक तनाव और दबाव का काल, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, स्टेनले हॉल, जीवन का सबसे कठिन काल, किर्कपैट्रिक। बहुत लोगों ने दोस्तों इसको अलग अलग नाम दिए हैं, पर हर हालत में उत्तर क्या होगा? ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 20। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है गाइस? जाइए एक बार देखते हैं, विकास किधर से किधर की तरफ जाता है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जटिल से कठिन की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, साधारण से आसान की तरफ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस लेट्स गो। आइए यस शुरू करते हैं। विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है दोस्तों? हम सभी जानते गए विकास में मैंने आपको क्या बोला था? बीज और पौधा। तो मेरे कुछ आप इसको कभी ना भूलिए दोस्तों, जब तक आप सिलेक्ट ना हो जाए तब तक के लिए इन ट्रिक्स को याद कर ले। ट्रिक क्या है गाइज? व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक है दोस्तों क्या कि विकास किसी को दोस्तों सरल से जटिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल से जटिल। क्या शुरुआत में विकास सिंपल होता है दोस्तों? बीज को देखिए, मैंने क्या बोला था कि गेहूं के एक बीज को देखिए, क्या आपको उसमें जड़ दिखती है? क्या आपको तना दिखता है? पत्तियां दिखती हैं? पर पौधे में दोस्तों तो दिखती हैं, जबकि पौधा से ही निकला, बीज से ही निकला है पौधा। दोस्तों बीज उसकी सरल आकृति है और उसी से निकला हुआ पौधा उसी विकसित बीज की जटिल आकृति गाइज। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सामान्य से किसकी तरफ बढ़ता है? विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 21। मानव विकास क्या है? दोनों दोस्तों आप, मैं जानता हूं सब पढ़ा चुका हूं गाइज, मैं चाहता हूं एक रिमाइंडर लिया जाए। आइए, मानव विकास क्या है गाइज? क्या है मानव विकास? मानव विकास क्या है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है? आइए शुरू करते हैं। यस आइए, बहुत दोस्तों मजा आ रहा है, यू गाइज आर कोऑपरेटिंग अ लॉट। मानव विकास क्या है दोस्तों? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, डी मात्रात्मक है। पूरा लॉजिक के साथ समझाया है मैंने। मैं चाहता हूं एक बार रिमाइंडर लीजिए, पुराने बेस को क्लियर करिए और फिर से एक नए। दोस्तों विकास का चैप्टर भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां आपको सीडीपी का पेपर मिले और विकास, और मैं चाहता हूं इसको एकदम रट्टा मार दीजिए आप। हम सभी जानते हैं क्या विकास, मैंने आपको बोला दोस्तों वास्तव में ज्यादातर विकास गुणात्मक है, पर कुछ हद तक विकास मात्रात्मक भी है। मैंने आपको उदाहरण किसका दिया था? मैंने आपको मस्तिष्क का उदाहरण दिया था। क्या दोस्तों मनोवैज्ञानिक मानते हैं, क्या साइंटिस्ट मानते हैं कि लगभग शैशवावस्था में मानव का 90% तक मस्तिष्क विकसित हो जाता है। तो भैया जब मापा जा सकता था तभी तो 90% उन्होंने बताए। अर्थात विकास गुणात्मक भी है गाइज और मात्रात्मक भी है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई गाइज। सही उत्तर क्या है? सी फॉर चेन्नई। यस करेक्ट। इसको आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से गाइज। मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं और आपको भी अच्छा लगेगा। आई एम डैम श्योर ये बात आपको भी कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी और अच्छे से अच्छी लगेगी दोस्तों, बढ़िया वाली है। आइए शुरू करते हैं इसको। विकास देखिए गाइज, मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब आप इस तरह के प्रश्न कर रहे हो तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। क्या करेंगे? आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ें। कैसे पढ़ें? ध्यान से पढ़ें। क्या पहले आप इसमें ये देखेंगे कि क्या यहां शैक्षिक विकास पूछा है या सिर्फ विकास पूछा है? तो आप देखिए दोस्तों, अगर शैक्षिक विकास पूछेगा तो कोई गर्भावस्था से तो पढ़ेगा नहीं, इसलिए तब आपका उत्तर क्या होगा? शैशवावस्था। पर यहां शैक्षिक नहीं, सिर्फ विकास पूछा है। गाइस आप ही बताइए, बच्चा पैदा होने से पहले लगभग 9 महीने गर्भ में गुजारता है दोस्तों, और इस गर्भावस्था में पूरे मानव शिशु को एक भ्रूण से एक बच्चे की आकृति ले लेता है। तो दोस्तों विकसित हुआ तभी तो बच्चे की आकृति ले पाया। इसलिए जब विकास की बात होगी तो आप गर्भावस्था को या प्रसव पूर्व अवस्था को भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गाइज बी फॉर बॉम्बे। लेट्स गो। आइए क्वेश्चन नंबर 23। अवधारणाओं का विकास किससे जुड़ा हुआ है?
दोस्तों अवधारणाएं, कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, त्रिभुज के 3 दोस्तों कोण होते हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसा अवधारणाओं का विकास किससे जुड़ा हुआ है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, बौद्धिक विकास से। जैसे दोस्तों अवधारणा एक क्या है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। यह दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। यह दोस्तों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह क्या है? शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है। गाइज आइए एक बार शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं। यस दोस्तों, और आज हम लोग अब 4000 पे, वी आर गोइंग ऑन 4000 गाइज। थैंक यू गाइज। आज हमने दोस्तों 4000, रियली दोस्तों प्राउड ऑफ यू। हमेशा गाइज आपने मेरा सपोर्ट किया है। मैं दोस्तों हमेशा आपके बीच, मेरे बच्चों, आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, एंड प्राउड ऑफ यू गाइज। मुझे आप पे गर्व है, एंड कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं पूरी श्रद्धा से आपके लिए मेहनत करूं और आपको शिक्षक बनाने में 1% योगदान दूं। दोस्तों मैंने हमेशा बोला, मैं चाहता हूं कि 99% आपका योगदान हो और मेरा योगदान सिर्फ कितने प्रतिशत हो? 1%। मैं 1% में खुश हूं गाइज। बस अगर आपने बोला हाँ सर, आपके मार्गदर्शन से कुछ हम पा सके हैं, तो मेरे लिए दोस्तों इतना ही बहुत है खुश होने के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज हम सभी जानते हैं ये सारी चीजें बौद्धिक बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करती हैं। सो डी इज द राइट आंसर, बौद्धिक विकास इज द राइट आंसर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आइए, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम अब 4100 पे है गाइज। यस 4100 पे हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो गाइज हम सभी जानते हैं, यहां दोस्तों जितने भी तत्व हैं सब वातावरण से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? वातावरण से। और दोस्तों वातावरण में भी गाइज हमारे पास कुछ ऑप्शन है, एक बार देख सकते हैं। विद्यालय का वातावरण, समाज, माता पिता। और गाइज हम सभी जानते हैं बच्चे का, दोस्तों कहते हैं ना, अरस्तु ने क्या कहा था? परिवार नागरिक गुणों की पहली पाठशाला है। इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत कहां से होती है? माता पिता से। इसलिए दोस्तों प्रारंभिक विकास भी किस पे आएगा? माता पिता से। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे के, दोस्तों ध्यान सुनेंगे, बहुत ही, ये दोस्तों हमेशा से हॉट क्वेश्चन रहा है। दिस हैज ऑलवेज बीन अ हॉट क्वेश्चन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? संज्ञानात्मक, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे सही जगह क्या है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आइए दोस्तों देखते हैं क्या सही है। आइए, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है? संज्ञानात्मक विकास। देखिए गाइस ये नहीं कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, संतुलित विकास नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। ये इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। देखिए गाइस, संज्ञानात्मक विकास में अवधारणाएं, चिंतन, कल्पना शक्ति, विवेकशीलता आती है, जो आपको क्रिकेट खेलने पर भी दोस्तों आ सकती है। और दोस्तों क्योंकि यह सिद्धांत पियाजे ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? पियाजे ने दोस्तों। होता क्या, पियाजे कहते हैं दोस्तों, जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है, पापा, दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, पापा बोलते बेटा 2 पेज पढ़ लो बेटा तब खाना। नहीं मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों पहली बार जब स्कूल जाता है समझ के करिए यार, यहाँ तो खाना खाने का टाइम फिक्स है, होमवर्क भी संडे तक जमा करना है। तो पहली बार समय पालन, कर्तव्य परायणता, और दोस्तों मेन चीज क्या है? निश्चित समय में किसी कार्य को करना जैसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गुण, प्लस दोस्तों हल्की फुल्की गणित सीखना, जो संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। आई, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत कौन सा है विकास का? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, और लास्ट में दोस्तों क्या लिखा है? निरंतरता का सिद्धांत। इनमें से यह सिद्धांत कौन सा है? विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है? गाइस ये दोस्तों सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला था कि शुरुआत में मानव शिशु
अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है, वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि यार ये हाथ किसी और का है, मैं पूरी शरीर, दोस्तों खिलौना पाने के लिए पूरी बॉडी को सरकाता है। बाद में समझ जाता है कि यार हाथ को सरकाकर पूरी बॉडी सरकाने की क्या जरूरत थी, हाथ से ही खिलौना उठा सकता था। यह एकीकरण का सिद्धांत है, संपूर्ण शरीर से एक एक अंगों पर नियंत्रण पाना, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं है गाइस। अंतः क्रिया या अंतः संबंध का सिद्धांत दोस्तों सेम है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर शरीर बीमार होगा तो मन भी बीमार होगा, क्योंकि दोस्तों अरस्तु ने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, मतलब विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा, अर्थात ये भी हमारे उत्तर नहीं गाइस। पर हम जानते हैं राइट आंसर इज निरंतरता का सिद्धांत गाइस। सही उत्तर क्या है, विकास आजीवन चलता है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सबसे बेहतर है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा खास होता है गाइस। आइए शुरू करते हैं इसको। आई यस आई ओके गुप्ता, बिल्कुल डलवा देता हूं यार, चलो। तो द राइट आंसर इज गाइस यस। हम जानते हैं दोस्तों बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा खास है, इसलिए उनको एक जैसा मान के मत पढ़ाइए। बच्चों में शिक्षण विधि में, पढ़ाने के तरीके में, स्तर में थोड़ा बदलाव लाइए। सो द राइट आंसर इज 28। देखेंगे दोस्तों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, उकसाने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। आइए एक बार शुरू करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। यस आइए। श्याम प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा दोस्तों। श्याम प्रकाश जी आपको, देखिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ यार, टीचर एक कलाकार होता है। मुझे अच्छा लगा, श्याम प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया दोस्तों फीडबैक। सर आपने जितने भी अधिगम के सिद्धांत दिए हैं सभी को सजीव कर दिया है। अगर सिद्धांत देने वाले आज इंडिया में जिंदा होते तो आश्चर्यचकित हो जाते। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू श्याम जी। मुझे अच्छा लगा दोस्तों। क्या जानते हैं, जब आपके आर्ट को दोस्तों कोई अच्छा लगता है दोस्तों, जब आप फीडबैक देते, बताया ना गाइज, सिर्फ यही नहीं मायने रखता, आपका फीडबैक भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू गाइज। तो विकास की सिंपल सी बात है गाइज, आइए टॉपिक पे आते हैं। विकास, किसी को उकसा दोगे तो विकास हो जाएगा, किसी को उकसा दिया भाई बड़े हो जाओ तो क्या वो 8 फीट लंबा हो जाएगा, अर्थात एक गलत है गाइज। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही भैया। विकास देखिए दोस्तों, कहीं कहीं वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ क्योंकि उनके यहां मुक्त चिंतन था, हमारे यहां दर्शन का विकास हुआ क्योंकि हम पहाड़ पे हनुमान जी को ढूंढ रहे थे। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि संस्कृति भी निर्धारित करती है कि विकास किस दिशा में जाएगा। और दोस्तों यस दोस्तों, अब दाढ़ी शैशवावस्था में नहीं आएगी, हर अवस्था में कुछ खास गुण पैदा होते हैं जो उसके पीछे वाली अवस्था में नहीं आएंगे। सो द राइट आंसर इज गाइज कि ये सारे सही हैं दोस्तों। विकास की अवस्था में खतरे का क्या मतलब है गाइज? प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास खतरों का जाल नहीं गाइज। अब भैया कोई जाके अपना ट्रक में से तोड़कर हाथ पैर तोड़ ले कि विकास ने थोड़ी करवाया है, तो वातावरण का दोष है कि आप गाड़ी नहीं देख के चला रहे हो। तो द राइट आंसर इज गाइज व्हाट ए फॉर अमेरिका। दोस्तों बताएं कैसा लगा गाइज, मुझे बड़ी खुशी होगी दोस्तों। थैंक यू। आइए दोस्तों, यह बाबू नैतिक संदीप ठाकुर, यह नैतिक दुविधा है यार, चरण है, ये नैतिक दुविधा है, मोरल डायलेमा। कि गणित पढ़े आर्ट पढ़े दोस्तों, इसी पे तो पूरा कोहलबर्ग का सिद्धांत बना है यार। जीवन के हर चरण में हम आप कंफ्यूज रहते, समझ नहीं पाते यार। कभी आपने देखा होगा चाय कॉफी दोनों पसंद, आप सोचते यार अब बताया गया यार कोई एक ले लीजिए,
अब दोस्तों कभी कभी आप समझिए ना यार, नैतिक दुविधा के हजारों उदाहरण हैं। दुकानदार शर्ट पैंट आप खरीदने जाते हो या कोई कपड़े लेने जाते हो, एक एक करके आपको मॉडल दिखाने लगता है और दोस्तों आपको कई पसंद आ जाते हैं, जबकि पैसा सिर्फ एक का रहता है। तो आप समझ नहीं पाते यार कौन सा चूज करूं, यार नैतिक दुविधा है गाइज। कैसा लगा दोस्तों, एक बार बताया जाए मुझे। और यस, कैसा लगा गाइज? बिल्कुल बिल्कुल ईवीएस की क्लास करवाऊंगा दोस्तों। सर शरीर रचना का सिद्धांत है गाइज, शरीर रचना का कई सिद्धांत हैं गाइज। जैसे आपने पूछा है शरीर, आइए दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। शरीर रचना का सिद्धांत आप क्या पूछ रहे हैं? शरीर रचना के दोस्तों कई सिद्धांत हैं। फिजियोलॉजिकल थियरी ऑफ मोटिवेशन दोस्तों, यह अगर मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है दोस्तों, मॉर्गन एवं मुरे ने, पर यह प्रेरणा का है दोस्तों। शरीर रचना के भी कई सिद्धांत हैं, जैसे व्यक्तित्व के शरीर रचना के 2 सिद्धांत है गए। जैसे एक दिया है किसने? शेल्डन ने दिया है। दूसरा किसने दिया है? क्रैचमर ने दिया है दोस्तों। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए गए। जैसे द्विकारक, आपने क्या सोचा है? द्विकारक सिद्धांत। दोस्तों द्विकारक सिद्धांत कई है, जैसे अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शरीर रचना सिद्धांत हम किसका पूछ रहे हैं। आइए दोस्तों बताएं कैसा लगा। यस बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा दोस्तों। यस राइट, बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या साहू फ्रॉम महोबा यूपी, बिल्कुल दिव्या, थैंक यू। यस आइए दोस्तों, तो फिर कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दोस्तों। यस आइए शालिनी यादव चलेंगे। थैंक यू सर, पूरी चंद्रा टीम को दिल से थैंक यू। सीडीपी में 25 और ओवरऑल 111 हो रहे हैं सर, थैंक यू। कोई नहीं बच्चों, चंद्रा इंस्टीट्यूट हमेशा दोस्तों हमारे शिक्षक, चाहे वो आशीष सर हो, आदरणीय पवन सर हो दोस्तों, हर आदमी आपकी सफलता के लिए दोस्तों, पूरी चंद्रा टीम, तो ऑल द ब्रांचेज ऑफ चंद्रा इंस्टीट्यूट दोस्तों, हमारी तमाम ब्रांचेज, चाहे वो दोस्तों इलाहाबाद की ब्रांच हो जहां हम ऑपरेट करते हैं दोस्तों, हम तो दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के एक छोटे से सिपाही हैं गाइज। चाहे आप फैजाबाद ब्रांच ले लो, आप कानपुर ब्रांच ले लो दोस्तों, जहां भी टीचर हैं दोस्तों, अपने तरफ से चंद्रा में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है दोस्तों, तो जान लीजिएगा वह अपने आप में हिम्मत, दमखम और टैलेंट रखता है दोस्तों। एंजॉय करिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्रा इंस्टीट्यूट, कीप ऑन वॉचिंग द आर्ट ऑफ चंद्रा इंस्टीट्यूट टीम। चंद्रा इंस्टीट्यूट के अध्यापकों से दोस्तों जुड़े रहिए, बनाए रखिए अपना सहयोग। तब तक के लिए मैं आरपी मिश्रा दोस्तों फिर मिलूंगा कल आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।